नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खुशखबरी आपको दे दे, डबल डोज से अब कोरोना हारेगा। भारत ने कोरोना से जंग में बड़ा कदम आगे बढ़ा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ ही देर पहले डीसीजीआई के निदेशक वीजी सोमानी साहब ने बताया कि दोनों वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत उनको दी जाती है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे को कोविशील्ड वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई और इस बड़े कदम का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वागत किया। डब्ल्यूएचओ ने बयान जारी करके कहा कि भारत के फैसले से कोरोना से जंग में तेजी आएगी, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को लेकर शंका है। सवाल उठाया जा रहा है। शशि थरूर और जयराम रमेश दोनों ने सवाल उठाया है। दोनों का कहना है टीके के इस्तेमाल को मंजूरी देने में जल्दबाजी क्यों। शशि थरूर ने ट्वीट किया, लिखा, वैक्सीन ने अभी तीसरे फेज का ट्रायल पूरा नहीं किया है। वक्त से पहले मंजूरी जोखिम भरी हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय को स्थिति साफ करनी चाहिए। ट्रायल से पहले वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगे। शशि थरूर ने ट्वीट करके यह सवाल उठाया है। दिल्ली के वैक्सीनेशन की पूरी तैयारियां कर ली हैं। कल ड्राई रन भी किया गया था, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में भी, गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल में भी, और गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी, दिल्ली गवर्नमेंट के अस्पताल में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ड्राई रन करके भी देखा गया है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ बना ली गई है। अल्टीमेटली 1000 सेंटर्स की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। अल्टीमेट की भी 1000 सेंटर से लगाई जाएगी और अभी जो फर्स्ट फेज में है 500 या 600 सेंटर से हम लगाएंगे। तो उम्मीद का वैक्सीनेशन नहीं, देखो, कल अप्रूवल मिली है तो जल्द से जल्द, मुझे लगता है कल अप्रूवल मिली है तो जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में आनी स्टार्ट हो जाएंगी तो लगा। For this relief to the whole country and a very good New Year gift, and we hope that now people will not have to lose their lives because this vaccine will at least be able to save them. And I hope that it will be available timely, and the government seems to have made elaborate arrangements for ensuring that human lives are not lost. चलेंगे सीधा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शेखर सिंह मांडे, डायरेक्टर जनरल CSIR जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खुशखबरी, बड़ा दिन हिंदुस्तान के लिए, और इस दिन का यकीनन हर किसी को इंतजार था, क्योंकि अब मिलेगी आजादी। इस वैक्सीन के बाद जीने की आजादी। डॉक्टर साहब, कैसे इसको देखते हैं? ये तो मैं समझता हूँ कि विज्ञान जगत के लिए बहुत बड़ा कदम है सामने में। विज्ञान जगत और स्वास्थ्य, हमारी जो रचना है भारत देश में, इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारे सामने में आया है। जिस तरीके से सब वैज्ञानिकों ने, सब डॉक्टर्स ने, सब हेल्थ केयर वर्कर्स ने, खासगी कंपनियों ने एक साथ आकर जो इस तरह से काम किया और दिखाया कि ऐसे बड़े वक्त में भी, जैसी महामारी हमारे सामने में है, हम लोग इकट्ठा आकर काम कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी इतने अच्छा काम होता है जितने पूरे विश्व में हो रहा है। तो जिस तरह हम लोगों को बहुत आनंद होता है, खुशी होती है जब हम लोग रॉकेट ऊपर पहुंचा पाते हैं या सैटेलाइट को छोड़ते हैं। मैं समझता हूँ ये वैसी घड़ी है आज की, जो दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। डॉक्टर साहब, यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए अभी तक तो तमाम जो विकसित मुल्क हैं वहां पर वैक्सीन की बात हो रही थी, लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश की अगर हम बात करें, जहां पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, पहली बात तो किस तरीके से कंट्रोल किया गया इस वायरस को, चाहे वो लॉकडाउन जैसी चीज़ें या फिर तमाम दूसरी पाबंदियां लगाकर। लेकिन उसके बाद इसी दौरान जो रिसर्च हुआ, जिस तरीके से वक्त पर या कहें कि समय से पहले ये वैक्सीन आई है, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसका जिक्र किया है। एक बड़ी उपलब्धि वैज्ञानिकों के लिए भी। जी, एकदम मंजूर आपके साथ। आपने जो कहा एकदम सही कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर ये एक बहुत बड़ा कदम है। और जिस तरह वैज्ञानिकों ने काम किया है, अनुसंधान किया है कि कुछ वक्त में, ये बहुत ही सराहनीय है। कभी आने वाले कुछ वर्षों बाद जब हम लोग देखेंगे कि 2020 कैसा था और 2020 ने किस तरह पूरे देश का कायापलट कर दिया, कि जिसमें सब लोग इकट्ठा आकर, जिसमें सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स भी, हेल्थ केयर वर्कर्स भी, हमारी खासगी कंपनियां, हमारे शासन के सब लोग, सब ने, पूरे समाज ने एक साथ आकर जिस तरह से जो रिजॉल्व होता है ना, कि वो कहते हैं कि ध्रुव निश्चय जो होता है, जो दिखाया
बहुत बहुत सराहनीय है और इतिहास में ये काफी सुनहरा दिन माना जाएगा। सुनहरा दिन है, लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, क्योंकि वैक्सीन आज अनाउंस हुआ है कि अब वैक्सीन बहुत ही जल्द शुरुआत हो जाएगी लगनी, ऐसे में सवाल आशंकाएं चाहे वो आम हो, उन जनता के बीच भी बहुत सारे सवाल हैं, सियासतदानों की तो अलग सवाल ही हैं। क्योंकि सवाल अब पहला यहां से मैं उठाऊंगी क्योंकि उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। फेज 3 का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले मंजूरी दे दी गई। शशि थरूर साहब ये सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से 2 नेता ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले मंजूरी देना जोखिम भरा हो सकता है, स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पर क्लैरिटी देनी चाहिए। ऐसी बात है कि जो मंजूरी जब मिलती है ड्रग कंट्रोलर, ये मंजूरी पूरे दुनिया में हर देश में अपनी प्रक्रिया होती है और सभी हाँ। की एक समान प्रक्रिया है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स जो होते हैं और उसके रिजल्ट्स जो आते हैं वो अपने रिजल्ट्स को लेके रेगुलेटर के सामने में जाते हैं। हर रेगुलेटर अपना एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल बनाता है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल जो है पूरा डाटा बहुत गहराई से देखता है, इसका बहुत गहराई से अभ्यास होता है और तो वो देखने के बाद ही फिर रिकमेंडेशन करते हैं ड्रग रेगुलेटर को, ड्रग कंट्रोलर जनरल को, यहाँ पे हिंदुस्तान में या फिर अमेरिका में एफडीए हो या इंग्लैंड में एमएचआरए हो, वो वहाँ पे। कभी कभी क्या होता है कि वक्त अगर ऐसा हो कि महामारी इतने बड़े स्तर पे आई हो हमारे सामने में, तो फेज 3 ट्रायल के अगर कुछ रिजल्ट्स आने के पश्चात अगर कंपनी मानती है कि कुछ रिजल्ट, इन रिजल्ट्स को भी हम लोग सामने में जाकर इमरजेंसी अप्रूवल अगर मांग सके तो उसको भी रेगुलेटर सिंपैथेटिकली देखता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि रेमडेसिविर जो दवा आई थी कोरोना के खिलाफ, उसको इमरजेंसी अप्रूवल अमेरिका में भी मिला था। उसको इसी हिसाब से मिला था कि फेज 3 ट्रायल्स जो है चल रही थी, लेकिन जो इनिशियल रिजल्ट जो आए थे वो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, उसके ऊपर कोई संदेह नहीं है कि रिजल्ट बहुत सुंदर है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल ने उसे देखा हुआ है। तो हम लोगों को विश्वास करना चाहिए कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल में जो रिकमेंडेशन दिया है वो सही होगा, उसके ऊपर कोई संदेह उठाने की जरूरत नहीं है। वैसे चलिए, ये चीज तो क्लियर की आपने, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज क्लियर कीजिए कि जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, क्या हम इसको मेन वैक्सीन कहें या फिर हम ये कहें कि ये एक बैकअप प्लान के तौर पर है? ऐसी बात है कि दोनों अलग अलग तरीके की वैक्सीन है। जो सीरम इंस्टीट्यूट के वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के कोलैबोरेशन में की गई है, वो एक एडिनोवायरस वेक्टर पे स्पाइक प्रोटीन लगा के वो तैयार की गई है। भारत बायोटेक वाली वैक्सीन जो है वो अटेन्यूएटेड वायरस है, जिसकी शक्ति कम कर दी है वायरस की, उसको की है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये बैकअप है वो सही है वो क्या, ऐसा दोनों तो मार्केट में एक साथ ही आएगी। और मैं समझता हूँ कि सरकार ने ऑलरेडी व्यवस्था बनाई हुई है कि कौन सी वैक्सीन किस तरह लोगों में बांटी जाएगी। तो हम लोगों को सरकार भी उसको विश्वास करना चाहिए कि पूरी व्यवस्था तैयार है, सच है अब लोगों में वैक्सीन बांटने के लिए। बिल्कुल, वो तैयारी सरकार की तरफ से है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से है, तैयारियां आपने भी की होंगी। जब हम 70% एक्यूरेसी की बात करते हैं तो इसको थोड़ा और समझाइए ताकि लोगों के जहन में जितने सवाल हैं, जितनी शंकाएं हैं, कम से कम वो क्लियर हो सके। 70% एक्यूरेसी कहाँ तक बिल्कुल सही और कारगर होती है? 70% बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा होता है। जैसे कि बार बार कहा जा रहा है, डब्ल्यूएचओ ने भी ये कहा था कि अगर 50% से ज्यादा अगर एक्यूरेसी होगी वो भी एक्सेप्टेबल होगा। ये बार बार कहा जा रहा है पूरे दुनिया में कि 50% से ऊपर एक्यूरेसी चलेगी किसी भी वैक्सीन कैंडिडेट को। और वो इसलिए होता है कि 50% की एक्यूरेसी यानी ये होता है कि जब फेज 3 ट्रायल्स करते हैं तो ये डबल ब्लाइंड ट्रायल होता है। जिस व्यक्ति को वैक्सीन दी जा रही है उसे पता नहीं होता है कि उसे सही में वैक्सीन दी जा रही है या प्लेसिबो दिया जा रहा है जी। और जब डबल ब्लाइंड जब ट्रायल कुछ महीने बाद खत्म होती है और जब एनवेलप्स खोलते हैं, हम किसको हम लोगों ने सही में वैक्सीन दी थी और किसे हम लोगों ने वैक्सीन नहीं दी थी, किसे हम लोग प्लेसिबो दिया था, और उस वक्त जब पता चलता है कि समझिए कि 100 लोगों को 150 लोगों को कोरोना हुआ है, उसमें के सिर्फ 50 लोगों को जिनको वैक्सीन दी थी और 100 लोगों को जिनको वैक्सीन नहीं दी थी प्लेसिबो दिया था, इसको हम लोग 50% एफिकेसी कहते हैं। इसी तरह 70% अगर एफिकेसी जो कह रहे हैं, जिसमें 30 लोगों को वैक्सीन दी थी और 100 लोगों को वैक्सीन नहीं दी थी, तो ऐसा अगर जब पता चलता है तो वो भी एफिकेसी काफी अच्छी मानी जाती है वैसे। तो 70% एफिकेसी जो है ये काफी अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि ये सारा डेटा बाकायदा तैयार किया गया, क्या इस डेटा को आप सफिशिएंट मानते हैं? ये भी एक सवाल होगा जनता के जहन में। ये डेटा तो जो है तो सफिशिएंट तो माना ही जाएगा, क्योंकि ये डेटा आइसोलेशन में देखा नहीं गया है। ये डेटा इसके साथ भी देखा गया है कि बाकी देशों में भी इस वैक्सीन के जो ट्रायल्स हुए थे उनके साथ ये डेटा देखा गया है और बाकी देशों में भी इसके रिजल्ट जो थे काफी सकारात्मक थे, इसलिए इसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल में मैं मानता हूँ कि रिकमेंड किया होगा। बिल्कुल 2 डोज
की बात कही जा रही है। सबसे पहली बात तो डॉक्टर साहब जरा इसको क्लियर कीजिए कि अब क्योंकि आज मंजूरी मिल गई है, इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा? यानी सरल भाषा में, आम शब्दों में अगर मैं पूछूं, एक आम नागरिक अगर पूछे कि हमें इंजेक्शन किस दिन लगेगा? तो ऐसी बात है कि सरकार ने, जैसे मैंने बताया, कि एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई हुई है कि सबसे पहले हम लोग सभी एक मत होंगे कि हेल्थ केयर वर्कर्स हो, डॉक्टर्स हो, जो कोरोना मरीजों से रोज लड़ रहे हो, जिनका सामना कर रहे हो, तो उनको सबसे पहले टीका मिलना चाहिए। इस बात पे मेरे ख्याल से दूसरा कोई मत नहीं होगा। इसी तरह बाकी लोग जो है, जिनका समाज में ज्यादा इधर बाकी लोगों से ज्यादा संबंध आता है, जैसे कि काम करने वाले लोग हो, पुलिस फोर्स हो, हमारी सेना के लोग हो, इन लोगों को भी वैक्सीन देना जरूरी है, तो ये लोग भी प्रायोरिटी में आते हैं। इसी तरह हम लोगों को ये पता है कि बुजुर्ग लोगों में कोरोना का ज्यादा असर होता है। ज्यादा लोग बुजुर्ग हैं, उनको बुरा असर उन लोगों पे हो सकता है। इसलिए बुजुर्ग लोग हो, जिनको पर्टिकुलरली डायबिटीज जैसी बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, उनको लोग भी प्रायोरिटी में आते हैं। तो सरकार ने ये पूरी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई हुई है और इन सब लोगों को 2 डोसेज दिए जाएंगे, जैसे कि बताया जा रहा है। एक डोज दिया जाएगा जैसे कि हम लोग कहते हैं कि डे 1 पे, और दूसरा जो है इधर डे 28 पे, या 4 हफ्ता के बाद, या 4 से 12 सप्ताहों के बीच में कभी भी दूसरा डोज दिया जाएगा। और ये दोनों डोज लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि पहला डोज लेने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब नहीं लेंगे, ये करना बहुत ठीक नहीं होगा। तो दोनों डोज लेना बहुत जरूरी होगा इसमें। जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि दोनों वैक्सीन का जो डोज है, क्या दोनों की ड्यूरेशन, मतलब पहली वैक्सीन और उसके बाद फिर दूसरा डोज देने की ड्यूरेशन सेम रहेगी? फर्ज कीजिए अगर पहला आज डोज दिया गया तो आज से 20 दिन बाद या फिर 4 हफ्ते बाद दूसरा डोज, तो दोनों वैक्सीन का सेम ही ड्यूरेशन रहेगा दूसरे डोज का भी? ये तो कहा जा रहा है कि दोनों ने रिकमेंड किया हुआ है, जो सब्जेक्ट पैनल ने, कि डे 1 और डे 28, लेकिन ये भी कहा गया है कि 4 या 12 सप्ताह के बीच में दूसरा डोज लिया जाए पहले डोज के बाद। डॉक्टर साहब एक सवाल, क्योंकि कल भी ऐसे सवाल उठ रहे थे जब डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किए गए थे, डॉक्टर हर्षवर्धन से, आज भी विजय सोमानी साहब से भी सवाल किया गया कि साइड इफेक्ट्स की जब बात आती है, हालांकि सियासत एक तरफ रख दीजिए, लेकिन वो तमाम बयानबाजी दूसरी तरफ हो जाती है, पर अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो किस तरह की चीज़ें जो हैं या फिर किस तरह की साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं लोगों को, कितने गंभीर हो सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए, ये सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में, इसको भी क्लियर करना ज़रूरी है। ऐसा होता है कि कभी भी नई दवा जब मार्केट में आती है, टीका हो या दवा हो, उसको लोगों को देने के बाद में उन लोगों को पूरा फॉलोअप होता है 2 साल तक। अगर मैं आज टीका लूँ तो मेरा पूरा फॉलोअप 2 साल तक हर 15 दिन में लिया जाता है। तो इसलिए अगर कोई भी प्रक्रिया अलग तरीके की आती है, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि दुष्परिणाम हो, तो ये क्या सही में टीके की वजह से हुआ है या और किसी वजह से हुआ है, उसका अभ्यास किया जाता है। और अभी तक तो ये टीके के बारे में कोई भी ऐसा दुष्परिणाम हमारे सामने में नहीं आया है, जो कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 काफी सरल इससे गुजर गए थे। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट जो होते हैं वो छोटे तरीके के होते हैं, कि जहाँ पे टीका दिया जाता है कंधों पर, वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा लाल हो जाए या कोई हल्का बुखार आ जाए, इस तरह के साइड इफेक्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन गंभीर साइड इफेक्ट कोई होगा ऐसे हम लोग नहीं मानते। एक बड़ा सवाल जो सबके जहन में है वो ये भी है कि मैं यहाँ पर उस फेज पर जाना चाहूँगी जहाँ पर आप आएंगे कि पहले तो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर्स, फिर उसके बाद 50+, लेकिन बिलो 50 वो लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर किसी को किसी तरह की एलर्जी है या फिर कहें कि कोई गंभीर बीमारी है, क्या उनके लिए भी ये वैक्सीन ठीक है लेना? तो ऐसी बात है कि इसमें हरदम रिस्क बेनिफिट एनालिसिस की जाती है, कि रिस्क बेनिफिट में कहा जाता है कि कितनी रिस्क हो और कितना बेनिफिट पाया जाए। अगर बेनिफिट बहुत ज्यादा गुना रिस्क से ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए वो रिस्क लेना जरूरी होता है, कि रिस्क भी हो सकती है लेकिन बेनिफिट जो उससे पाया जाता है वो कई गुना रिस्क से ज्यादा होता है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है, आपने सुना होगा कि प्रेग्नेंट औरतों को ये शायद नहीं दी जाएगी अभी, क्योंकि वहां पे रिस्क थोड़ी ज्यादा हो सकती है, इसलिए उनको रिकमेंड नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करके ही फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल उनको बोलता है कि किसे देनी चाहिए, किसे नहीं देनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो शेखर मांडे साहब, डीजी CSIR, जिनसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर साहब ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में सवालों का जवाब भी हमें डॉक्टर साहब ने दिया। अभी हालांकि ऐसा नहीं है कि आशंका यहीं ख़त्म हो जाएंगी, धीरे धीरे और बहुत सारे सवाल भी उठेंगे। तो वैक्सीन के इस्तेमाल की
अब पूरी तैयारी हो चुकी है। तो कल पूरे देश में टीकाकरण का ड्राई रन हुआ था। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ड्राई रन का जायजा भी लिया था और कोरोना वैक्सीन को भी पूरी तरह से सुरक्षित बताया था। जो भी हमें हमारी डिटेल्ड गाइडलाइंस में और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, एनहेंसमेंट्स, बेटरमेंट करना था, वो सब और फर्दर छोटे छोटे भी इनपुट्स अगर कोई मिले उनको हम लोगों ने इम्प्रूव करके सारे देश को गाइडलाइंस को इम्प्रूवमेंट्स के साथ शेयर किया। कल भी सारे देश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय में कई बार कोऑर्डिनेशन हो चुका है, फाइनल फिर से कोऑर्डिनेशन किया है। पूरे देश में सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वहां पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है। देश के पास जो वृहद अनुभव है उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने अब कोविड की वैक्सीनेशन के लिए सारी अपनी तैयारियां की हैं। ये तैयारियां पिछले लगभग 4 महीने से ज़्यादा समय से ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जब बनाया गया था, सारे हेल्थ के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने। तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ की डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई गई है सबके। केंद्र तैयार है तो राज्य भी तैयार है। देश के तमाम राज्यों ने भी कोरोना के सफाई की पूरी तैयारी कर ली है। 3 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री से सुनिए कोरोना को हराने की तैयारी उनकी कैसी है और क्या है। पूरी तरीके से तैयारी है और जितने भी प्रकार के ट्रेनिंग की जरूरत है या इक्विपमेंट्स की जरूरत है, कोल्ड चेन की जरूरत है, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी तैयारी हम सब लोगों ने की हुई है। अभी प्रारंभिक तैयारी आज राज्य में 3 जगहों पर ये ट्रायल हो रहा है, तो इसके आधार पे कोई अनुभव आएगा तो उसको हम लोग और बेहतर करेंगे, लेकिन हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। पूरी तैयारी है, चौक चौबंद है और ड्राई रन शुरू हो गया है। ड्राई रन की जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया गया है और उसके बाद ड्राई रन में जिनको वैक्सीन लगाया गया है, जिस पर ट्रायल किया गया है, उनको एसएमएस भी बिल्कुल टाइम से आया है। इसका मतलब हमारा ये ड्राई रन एकदम सक्सेसफुल है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि उनके नेतृत्व में एक बार पुनः हिंदुस्तान वैक्सीन के मामले में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा। जहां हमने कोरोना की लड़ाई बहुत सुचारू रूप से लड़ी और उसी तरह अब हम वैक्सीन की भी पूरी तैयारी में, हमारी कोल्ड चेन पूरी तरह डेवलप हो गई है। कोल्ड चेन में ये सुनिश्चित किया गया है कि एंड पॉइंट तक नियत टेम्परेचर पर हमें वैक्सीन उपलब्ध हो सके, उसको हम मेंटेन कर सके और जिन जिन को वैक्सीन लगना है उनकी व्यवस्था भी एकदम सही कर दी गई है। मुझे लगता है जैसे ही वैक्सीन आएगी मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह उसको लगाने में सक्षम। दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी की है, बड़े जोर शोर से तैयारी की है और 1000 के करीब सेंटर हम बनाने जा रहे हैं। 1 लाख लोगों को हम पर डे वैक्सीन लगा सकते हैं। बिल्कुल तैयारी कर ली है ना हमने, बिल्कुल डिटेल में। ऐसा नहीं है कि कोई भी अचानक आएगा, उनको पहले मैसेज जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, उनको सेंटर बताया जाएगा किस सेंटर में आपने जाना है। ऐसा नहीं है, हर सेंटर में 100 लोगों को पर डे के हिसाब से हमने प्लान किया है। प्राथमिकता होगी सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकंड नंबर पे फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे और उसके बाद थर्ड पे आएगा जितने भी लोग 50 साल से ऊपर हैं और जो 50 साल से कम है और कोमॉर्बिड है। तो 3 ये प्रायोरिटी लिस्ट। और इसके अलावा चुनौती ये होगी कि क्या उसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे अपनी ओर से या ये सरकार की ओर से होगा। देखिए दिल्ली में वैसे भी किसी दवाई के पैसे नहीं लगते हैं, सरकार कर रही है, बिल्कुल फ्री होगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।